नमस्कार। अब हम लोग बात करेंगे कुछ एडवांस तरीके के मेथड्स के बारे में जिसकी मदद से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें हम मोल्स के टर्म्स में कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे टारगेट क्या होंगे? हमारा टारगेट होगा मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, और उसी के साथ में हम एनसीईआरटी में जो टर्म्स नहीं दिए गए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे एनसीईआरटी ने फॉर्मेलिटी नहीं बोला है, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में समझते हुए चलेंगे और मेन फोकस हम यहां पर रखेंगे मोल फ्रैक्शन को लेकर के। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में कहीं ना कहीं डिफाइन की जा सकती हैं। मेरे इस बात को कहने का मतलब क्या है, इस चीज़ को मैं अभी आगे जब इस चैप्टर में चलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मोल फ्रैक्शन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो उसकी मदद से सोल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे वेपर प्रेशर को बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट सीख लिया तो सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को आप अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने मोलैलिटी के टर्म्स को अच्छी तरीके से समझ लिया तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं सोल्यूशन में उसको अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। मेरे कहने का क्या मतलब है, धीरे धीरे करके जब हम इस टॉपिक में चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि हमारे लिए किस तरीके से मोल फ्रैक्शन का अपना एक इंपॉर्टेंस होगा। ध्यान देंगे, यहां पर देखिए मोल्स के टर्म्स को जब हम बोलते हैं तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोल्स, पहली बात तो आपको मोल को देखना है और फ्रैक्शन को देखना है। इसका क्या मतलब है, इस चीज को समझें। एक्चुअल में हम यहां पर आगे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ सरफेस पर होने वाली घटनाओं को, कुछ सरफेस पर होने वाली घटनाओं के बारे में बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि अगर शुरुआती दौर में केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उस सरफेस पर अवेलेबल होंगे तो जो भी वहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो सारे के सारे जो वेपर प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की होगी। और आप जानते हैं ये एक सरफेस है तो जाहिर सी बात है यहाँ का एरिया फिक्स है। यहाँ का क्या है? एरिया फिक्स है। ये फिक्स एरिया है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही रह सकते हैं, फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही रह सकते हैं। और अगर आपने इसमें सॉल्यूट को ऐड कर दिया, सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो क्या होगा? मोटे तौर पर अभी आप समझें, बाद में हर एक चीज को मैं आपको वन बाय वन करके समझाऊंगा। यहां पर आप देखेंगे अगर आपने इसमें सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो क्या डिफरेंसेस आएंगे। डिफरेंस ये आएगा कि कुछ जो पोजीशनिंग जो सॉल्वेंट को लेनी चाहिए वहां पर कौन आकर के जगह लेना शुरू कर देगा? सॉल्यूट का पार्टिकल। तो अब प्योर सॉल्वेंट नहीं है, अब यहां पर कुछ जगहों पर सॉल्यूट का पार्टिकल आ जाएगा। अब इस दौरान कितना चेंजेस होगा उस चीज को हम क्वांटिटेटिवली कैसे बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी चीजें आपको समझानी है फिजिक्स में, साइंस में, केमिस्ट्री में, कहीं पर भी आप ये नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा चेंजेस होगा, थोड़ा चेंजेस होगा, या ऐसे नहीं कहना कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं। कोई भी चीज अगर होती है तो हर चीज की एक यूनिट में बताना। अगर प्यार को कहना तो बताओ कितने यूनिट आप प्यार करते हो। ऐसे अगर आप, मैं आपसे कह रहा हूं कि वेपर प्रेशर में अगर चेंजेस हो रहा है तो आप बताओ कितना वेपर प्रेशर में चेंजेस होगा इस सॉल्यूट की वजह से। तो इस चीज को समझाने के लिए हमें यह बात बताना पड़ेगा कि जब आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड किया, यानी जब आपने सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है। मतलब ये कि अगर इस पूरे के पूरे एरिया को, बात समझें, अगर मैं इस पूरे के पूरे एरिया को अगर मैं 1 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दूं, अगर इस पूरे के पूरे एरिया को 1 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दूं तो मैं यहां पर बताने की कोशिश करूंगा कि कितना पार्ट, बात समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको मैं बोल रहा हूं। आपको यहां बताना पड़ेगा कि इस 1 में से अगर टोटल पार्ट 1 है तो कितना पार्ट सॉल्यूट का है और कितना पार्ट सॉल्वेंट का है, और वो भी मोल्स के टर्म्स में। तो जैसे मोल्स के टर्म्स में अगर टोटल मोल्स को 1 कह दिया जाए, यहाँ के टोटल मोल्स को 1 कह दिया जाए तो सॉल्यूट का कितना मोल्स होगा और सॉल्वेंट का कितना मोल्स होगा, इस बात को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप यहाँ पर बेहतर तरीके से कोई बात कह पाएंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं और वो भी किस टर्म में, अगर टोटल को 1 कह दिया जाए। जैसे हम परसेंट कहते हैं ना, परसेंट कहते हैं ना, परसेंट में क्या कहते हैं, सारी क्वांटिटी को हम 100 में बोल देते हैं।
ऐसे ही यहाँ पर सरफेस पर जो घटना हो रही है, इस सरफेस को आप देखिए, यहाँ पर जो सरफेस पर इवेंट हो रहा है, इस सरफेस के सारे मोल्स को अगर हम 1 मान लें तो इसमें हमें यह बताना होगा कि इसमें से सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं और सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं, और इसमें टोटल जो हमें रिप्रेजेंट करना वो 1 के टर्म्स में कहना है। जैसे अगर मैं कहूँ 1/10 पार्ट सॉल्यूट का है और 9/10 पार्ट किसका है, 9/10 पार्ट सॉल्वेंट का है, तो इस टर्म में हम इस बात को अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, मेरी बात को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बात सिर्फ इतनी सी सिंपल सी है कि जब कभी भी आप मोल्स के टर्म्स में बोलेंगे तो इनडायरेक्टली मोल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टिकल्स को, और जब आप मोल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। पार्टिकल्स अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो मोल्स के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन का एक टर्म दिया गया। उसमें यह माना गया कि अगर टोटल मोल्स को 1 के टर्म्स में समझा जाए तो आप ये कहेंगे हाफ मोल फ्रैक्शन, यानी आधा हिस्सा। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हिस्सा। अगर मोल्स के टर्म्स में टोटल को 1 मान लिया जाए तो आधा मोल फ्रैक्शन, हाफ मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का हाफ मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करने की स्थिति में आ सकते हैं। और अगर आप मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं ना कि जितना मोल का फ्रैक्शन होगा उसी टर्म्स में पार्टिकल्स का फ्रैक्शन होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, यही बात यहां पर समझना है। जितना मोल का फ्रैक्शन होगा उतना ही पार्टिकल्स का फ्रैक्शन होगा। और यहां पर आगे चल करके जब हम इस चैप्टर में चलेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे कि सॉल्यूट का जो पार्टिकल ऐड होता है वो सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज को कैसे प्रभावित करता है, उन सारी चीजों को डिस्कस करना। इसीलिए हम यहां पर मोल फ्रैक्शन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मोल्स के टर्म्स में कितना फ्रैक्शन सॉल्यूट का है, कितना फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है। अगर मोल्स के टर्म्स में फ्रैक्शन समझ में आ रहा है तो पार्टिकल्स के नंबर के फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में आप कह सकते हैं इस बात को। अगर आप कहेंगे ना मोल के फ्रैक्शन को आप समझ गए तो पार्टिकल्स के फ्रैक्शन को भी आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के बारे में आपसे बात करूंगा। और मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, वो क्या करता है, किसी सॉल्यूशन का इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो जिस किसी का भी आप मोल फ्रैक्शन बताना चाहते हो उसके मोल्स को आप लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, तो वो वैल्यू जो होती है फ्रैक्शन के टर्म्स में आ जाएगी। और फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जब भी होता है तो 1 के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सारी घटना को आप 1 के रिस्पेक्ट में देखने की कोशिश करते हैं। जैसे परसेंट जब हम बोलते हैं तो 100 के रिस्पेक्ट में उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आप पीपीएम की बात करते हैं तो 10⁶ के टर्म्स में उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम मोल्स के फ्रैक्शन को 1 के टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे। 1 के टर्म्स में सॉल्यूट कितना है, 1 के टर्म्स में सॉल्वेंट कितना है, क्या है इसका एस्पेक्ट, उस चीज़ पर हम लोगों ने बात कर लिया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें काई ए के बारे में यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर ये टर्म्स थोड़ा सा चेंज हो गया है, चूंकि हमने जब पीपीटी बनाया तो ये टर्म्स सिंबल थोड़े चेंज हो जाते हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर मान लीजिए 2 कंपोनेंट है, मोल फ्रैक्शन ए निकालना है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ए, और अगर मान लीजिए 2 कंपोनेंट है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के सम से इसको डिवाइड करना होगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को अगर निकालना होगा तो यहाँ पर काई बी होगा, और यहाँ पर मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो 2 कंपोनेंट्स हैं उनके मोल्स का सम आप लेंगे। यहाँ पर सीधी सी बात यही कही जाती है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का अगर आप सम लेते हैं, जैसे यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर ए का आपने लिया मोल फ्रैक्शन, ये काई ए है। यहाँ पर पीपीटी बनाते समय जो सिंबल्स होते चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये काई ए है। काई ए की वैल्यू अगर आप देखें और काई बी की वैल्यू देखें, इन दोनों का सम अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। और यही बात मैंने आपको बार बार फोकस किया है कि जब कभी भी आप पीपीटी में आप यहाँ पर देखें और अपनी बुक में भी देख पाएंगे, जब कभी भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, तो टोटल वैल्यू को 1 मानते हुए आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, और यही कोर कॉन्सेप्ट है। चलते हैं, देखते हैं, यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे। और आगे से हमें इस बात को ध्यान में रखना ही होगा कि जब कभी भी मोल फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सॉल्यूशन की बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने में ये मोल फ्रैक्शन मदद करेगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि इस चैप्टर में हमें लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है। किसके बारे में? लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्वेंट उसमें ऐड किया जाएगा वो लिक्विड होगा। उस सॉल्वेंट में आप या तो सॉलिड ऐड करेंगे, या तो आप लिक्विड ऐड करेंगे, या फिर आप गैस ऐड करेंगे। तो इस तरीके के मैंने
सोल्यूशन के बारे में आपको बता रखा है कि हमें लिक्विड सोल्यूशन के बारे में स्टडी करना है। और एक बात मैंने ये भी आपको बता रखा है कि ये चैप्टर धीरे धीरे करके लिक्विड सोल्यूशन पर आगे बढ़ेगा, जबकि टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने पॉसिबल हमारे नेचर में 9 टाइप्स के, जबकि हमें इस पर फोकस जो इस चैप्टर में करना वो 3 टाइप्स के सोल्यूशन पर फोकस करना, और 1 बाय 1 हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जिसमें ये मदद करेगा, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन का, वो कई सारी जगहों पर हमारी मदद करेगा। इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है और ध्यान में रखना है कि जो मोल फ्रैक्शन, अगर आपने उसके फार्मूले का एप्लीकेशन समझ लिया तो सोल्यूशन के बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसमें हमारे सामने कुछ मोल फ्रैक्शन पर बेस्ड सॉल्व प्रॉब्लम्स हमारी किताब में दी गई हैं। किताब हमारी केमिस्ट्री लाइव जो बुक है, बहुत अच्छी बुक है। उसमें हर एक न्यूमेरिकल को आपको समझाने की कोशिश की गई, और मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि आप बेसिक्स को अगर आप क्लियर रखेंगे ना, तो अच्छे क्वेश्चंस बना पाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। कभी भी केमिस्ट्री में कोई बहुत टिपिकल चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, बेसिक्स पर बेस्ड होता है, थोड़ा सा उसी को हायर स्टैंडर्ड पर ले जाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो एग्जांपल के तौर पर दिया गया हमारी बुक में, देखते हैं इसकी लैंग्वेज क्या है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन ए सोल्यूशन, कहां पर, इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास। तो यहाँ पर ओल्ड डेटा के अकॉर्डिंग आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है। क्या है इन्फॉर्मेशन? आपका इन्फॉर्मेशन ये कह रहा है कि 20% ये जो इथिलीन ग्लाइकॉल है, इथिलीन ग्लाइकॉल क्या है? इथिलीन ग्लाइकॉल हमारा 20% बाई मास है, यानी ये वेट बाई वेट परसेंटेज की बात यहाँ पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसको ओपन करेंगे और उसके बाद आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन जो बनाया गया, अगर इसको बहुत ज्यादा सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो आप ये मानेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल को वाटर में मिक्स किया गया। किसमें मिक्स किया गया? वाटर में मिक्स किया गया। इस लैंग्वेज को ओपन करेंगे और ये 20% को ओपन करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल डिसॉल्व किया गया है 80 ग्राम वाटर में। और इस तरीके से हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। और आप जानते हैं ना, इस 20 ग्राम को, इथिलीन ग्लाइकॉल के 20 ग्राम को आप मोल्स में कन्वर्ट करें, इसको मोल्स में कन्वर्ट करें, और ये जो 80 ग्राम वाटर है इसको आप मोल में कन्वर्ट करें, और सीधे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। आप क्या करेंगे? जब आप मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? इथिलीन ग्लाइकॉल का निकालना है। तो मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इथिलीन ग्लाइकॉल एंड वाटर। तो मोल्स दोनों का, इथिलीन ग्लाइकॉल और वाटर का, जब आप डिनोमिनेटर में लेंगे और ऊपर की ओर आप किसका लेंगे? आप ऊपर इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल लेंगे, तो इससे आप मोल फ्रैक्शन आसानी से बता सकते हैं। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, डरना बिल्कुल भी नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बना चुके हैं। अगले एग्जांपल की ओर चलेंगे। लगभग इसी तरीके की लैंग्वेज अगले एग्जांपल में भी यूज किया गया है, और लैंग्वेज है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन अ सैंपल ऑफ स्पिरिट कंटेनिंग 92% ऑफ इथेनॉल बाय मास। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था, ये क्वेश्चन देने का मकसद बस ये था कि आप ये समझ सकें कि जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको आप सॉल्वेंट कहेंगे। क्या है मेरे कहने का मतलब? इस चीज को समझिए। होता क्या है कि अधिकतर हम सोच लेते हैं कि अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा और अल्कोहल हमेशा सॉल्यूट होगा, और वाटर क्या होता है? वाटर को आप सॉल्वेंट मानते हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे क्या दिया गया है, लैंग्वेज को आप फोकस करेंगे तो आप समझ पाएंगे। यहां पर देखिए 92% इथेनॉल बाय मास है, यानी 92% इथेनॉल को मिक्स किया गया है, 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल को मिक्स किया गया है 8 ग्राम ऑफ वाटर में। इस बात का मतलब आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल है जो वाटर के 8 ग्राम के साथ मिक्स की गई है, यानी यहाँ पर इथेनॉल क्या हो गया? इथेनॉल जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या है? सॉल्वेंट है। यहाँ पर अल्कोहल क्या है? सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? सॉल्यूट है। इस तरीके का सुन करके आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा होता है। जैसे इस समय हैंड सैनिटाइजर जो कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचने के लिए जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो कम से कम 60% से जब एबव उसमें अल्कोहल के कंसंट्रेशन होते हैं, तभी वो किसी भी तरीके की जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अगर आप सिंपल अल्कोहल से, बियर या फिर आप सोचें रम या विस्की से अगर आप अपने हाथ को धुल दें और आप डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी, तो ऐसा कोई भी नहीं है। जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ के लिए 60-70 या उससे अबव जो परसेंटेज होता है, तब आपके पास जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल की मिल पाती हैं। तो यहाँ पर उसी लेवल की बात की गई है, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 92% इथेनॉल की बात की गई है। लैंग्वेज को आप ओपन करेंगे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर बात ये कहा गया है कि 92 ग्राम अल्कोहल है और वो 8 ग्राम वाटर है। यहाँ पर वाटर कितना है? 8 ग्राम वाटर है,
और इनको मिक्स किया गया है। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बोला गया है, सिंपल सी बात है, हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, जिसका पूछा गया है उसका मोल्स लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में आप इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। दोनों के कितने मोल्स आएंगे उसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आप बना करके इसका सोल्यूशन बता सकते हैं। तो इसका मकसद ये था कि एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देने का मकसद ये था कि आप समझ सकते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जो रिलेटिव क्वांटिटी इथेनॉल की जो है वो ज़्यादा रखी गई है इन कंपैरिजन टू वाटर। इसका मतलब ये है कि इथेनॉल इसमें सॉल्वेंट है और वाटर क्या है, सॉल्यूट है। नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पर बात करेंगे मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी क्या होता है और इस चैप्टर में हमारे पास इसका क्या रोल है, बात समझें। अधिकतर मामलों में जब कभी भी आप किसी सोल्यूशन को लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी बने बनाए सोल्यूशन में आप बात करते हैं। आप ये नहीं कहते हैं कि सोल्यूशन जब हम फैक्ट्री में बना रहे थे तो क्या क्या मिलाया है, ये नहीं कहते हैं। आप ये कहते हैं कि आपके इस 100 ml इस सोल्यूशन में इतना शुगर एडेड है। आप ऐसे कहते हैं ना, इसके 100 ml सोल्यूशन में इतना शुगर एडेड है, यानी बना बनाया सोल्यूशन होता है। आपको इसी टर्म्स में यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है उसको मोलैरिटी के टर्म्स में कहने का मौका मिलता है। क्या है मेरे कहने का मतलब, इस चीज़ को यहाँ पर आप देखें। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि मोलैरिटी जो होती है ये बताती है किसी क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट की जाती है वो रिप्रेजेंट की जाती है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सोल्यूशन में, यानी सोल्यूशन का जो वॉल्यूम ऑलरेडी जो बना बनाया सोल्यूशन होता है उसके वी वॉल्यूम में कितने मोल्स सॉल्यूट के ऐड किए गए हैं उसके बारे में हमें जानकारी देता है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर जो डिसॉल्व किया गया है, जो बने बनाए सोल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है उसके बारे में जानकारी देता है। इसका मतलब क्या है, इस चीज को आगे चल करके जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहां पर हम समझेंगे। ये जो सॉल्यूट है जिसको आप मोल्स कह रहे हैं ना, इस मोल्स को जब कभी भी आप बोलिए ना तो उसको आप पार्टिकल समझ करके बोलिए। और आप देखेंगे जैसे हम कहते हैं ना, आगे चल करके हम ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में लेकर के आने वाले हैं और वहां पर हम इस बात को समझ पाएंगे कि जिस मोल्स को हम वी वॉल्यूम में डिसॉल्व कर रहे हैं वो एक्चुअल मोल्स अपने साथ पार्टिकल्स का आइडिया दे रहा है। और साइंस के स्टूडेंट को करना क्या होता है, मास से बात नहीं करनी होती है, मोल से बात नहीं करनी होती, पार्टिकल से बात करनी होती है। वो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, वहां तक अपनी नज़र को, अपनी आंखों को ओपन करके अपने इमेजिनेशन को लेकर के चलना होता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपको वेट दिया होगा, वेट को आप मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। वो मोल्स जो होगा, यहाँ पर आप देखें, मोल्स जो आपको सॉल्यूट का दिया गया होगा, यहाँ पर देखिए मोल्स जो आपको सॉल्यूट का दिया गया होगा उसमें वो मोल्स एक्चुअल में पार्टिकल्स के बारे में आइडिया दे रहा होगा कि कितना पार्टिकल उस सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, सोल्यूशन में कितना पार्टिकल पड़ा हुआ है। इस बात की जानकारी मोलैरिटी से हमें मिलती है। और इसका एप्लीकेशन हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट में। इसीलिए जब कभी भी एज ए स्टूडेंट क्या होता है ना, हम बोर कब होते हैं, जब हमें उसका मकसद ही नहीं पता होता है। कई बार क्या होता है, किताबों में सीधे वो फार्मूले लिखे रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता उसका एप्लीकेशन कहाँ पर है। तो अगर हमें एप्लीकेशन पता चल जाएगा तो उस चीज़ को यूटिलाइज करना आसान हो जाता है। और यही चीज़ मैं समझाने के लिए बार बार इसका एप्लीकेशन के साथ आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पर मोलैरिटी का फार्मूला क्या होगा, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब या लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वही जो बात मैंने आपसे कहा, इसी बात को फोकस करते हुए हम इसके बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कैसे हम किसी सॉल्यूट के मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात 11th में आपने पढ़ रखा है, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कहीं मास दिया हुआ हो, वेट दिया हुआ, तो उसको मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट से अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या करता है, उस सब्सटेंस का मोल्स में कन्वर्जन हो जाता है। यही बात हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हम इसी बेसिस पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर कहीं निकालना है तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इस रेशियो को आप अप्लाई करेंगे और आपके पास क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और एक बार अगर आपको ये वैल्यू पता चल गई तो आप क्या कर सकते हैं, फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फार्मूला जो ऐड होना चाहिए उसको मैं दिखा सकता हूँ। आप देखें मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है जो लीटर में रहेगा। अब यहाँ पर जो मोल्स आपके पास दिया गया होता है, क्या जो मोल्स दिए गए हैं सॉल्यूट को, उसको आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यही बात आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं।
और उसी को यहाँ पर दिया गया है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन द लीटर इन टर्म्स ऑफ लीटर। और यहाँ पर जब आप इसको करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसीलिए ओवरऑल जो फार्मूला बन करके आता है कुछ इस तरीके से बन करके आता है जो आप अप्लाई करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अप्लाई कहाँ होगा, ये बात अगर आपको सही से समझ में आ गया तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। चलते हैं अगले लेवल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हमारे पास दिए गए हैं, उसको देखेंगे। यहाँ पर फार्मूला बेस्ड सबसे पहले क्वेश्चंस दिए गए हैं हमारे पास, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं लैंग्वेज किस तरीके से होगा। पहला जो एग्जाम्पल हमारे बुक में दिया गया है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। बहुत सिंपल फार्मूला है, मैं जानता हूँ आप इसको जानते भी हैं, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ना हो उस बात को ध्यान में रखते हुए तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल पाएंगे, तो आप देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर मास जो आपको दिया गया है किसका, NaOH का, इस NaOH की मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास आप करेंगे तो ये W/m जिसको हम कहते हैं। और इसके बाद जब आपको जब मोल्स आपको मिल जाएगा उसके बाद आप वॉल्यूम के बारे में सोचेंगे। और यहाँ पर फार्मूला जब मोलैरिटी का लेंगे, मोलैरिटी का जब आप फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की बात आप करेंगे। तो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की आप बात करेंगे और कितने मोल है ये NaOH डिवाइडेड बाय 450 ml। 450 ml को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, मैंने आपको बताया है मोलैरिटी जब भी होती है तो डिवीजन जो होता है वॉल्यूम का वो लीटर में होगा। तो यहाँ पर अगर आपको ml दिया हुआ है 450 ml, आप क्वेश्चन में देखें 450 ml अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसके साथ आपका आंसर बन जाएगा। तो सोल्यूशन कैसे बनेगा इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला हम कॉन्सेप्ट बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं मेरी बुक बहुत अच्छी है इस चीज़ में, हर चीज़ के फ्रेगमेंट्स को, हर चीज़ के सेक्शन को अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स की बेसिस पर कैसे क्वेश्चन बनेगा उसको भी बना करके देखते हैं। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में लैंग्वेज क्या है उसको देखते हैं। डेंसिटी को लेकर के यहाँ पर बात किया, डेंसिटी ऑफ 10% ऑफ बाई मास ऑफ KCl सोल्यूशन इज 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है मोलैरिटी आप इस सोल्यूशन का बता दीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन कई सारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बात समझे, होता क्या है कि कई बार मैंने आपको बताया कि डेंसिटी का जो डेटा होता है वो हमारे पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेटा होता है। और हमारे पास दुर्भाग्य ये है कि बुक्स में जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमसे फार्मूला की टर्म्स में उसमें रटने की कोशिश करते हैं, जबकि मेरा पूरा फोकस ये रहता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पर डेंसिटी अपने आप में एक लैंग्वेज को डिकोड करेगा। क्या है मेरे इस बात का कहने का मतलब, अभी आप देखें यहाँ पर देखिए लैंग्वेज जो इस बुक में हमारी बुक में दिया गया है उसमें कह रहे हैं डेंसिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए डेंसिटी की बात कर रहे हैं और डेंसिटी कितनी है आप इस चीज़ को देखें, डेंसिटी की बात कर रहे हैं। डेंसिटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। डेंसिटी क्या बता रहा है 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है डेंसिटी का ये डेटा अपने आप में बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये कह रहा है कि अगर आपको कहीं सोल्यूशन का 1 ग्राम मिल जाए, मेरी बात समझें, ये डेंसिटी का डेटा ये कह रहा है अगर इस डेटा को सिर्फ ये ध्यान, इतने डेटा को अगर आप ओपन करें तो आप ये कह सकते हैं इस डेटा की इंफॉर्मेशन की मदद से 1.06 ग्राम अगर कहीं मास दिया हुआ है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो ये हमें डेंसिटी के आइडिया, डेंसिटी की डेटा की मदद से आइडिया लगता है। तो जो 1.06 ग्राम अगर उसको वॉल्यूम के टर्म्स में समझना हो तो कितना करेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको मास से वॉल्यूम के बीच में आइडिया देने के लिए डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में चलते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज के टर्म्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 10% KCl है, यानी और वो भी बाई मास है, 10% बाई मास ऑफ KCl की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम KCl है, 10 ग्राम KCl और टोटल सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम। और डेंसिटी का डेटा हमें ये आइडिया दे रहा है कि अगर इस सोल्यूशन का यहाँ से जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं ना, इस इंफॉर्मेशन को देखें कि अगर इस सोल्यूशन का 100 ग्राम है और उसको वॉल्यूम में अगर आप चाहें तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं 1.06 ग्राम का कन्वर्जन 1 सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में होगा। तो यानी अगर आपके पास ये कह रहे हैं सोल्यूशन
को अगर इन्होंने किस टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, 10% बाई मास के टर्म्स में, यानी 10 ग्राम KCl है जो उसका, और सोल्यूशन का टोटल मास कितना है, 100 ग्राम है। इस 100 ग्राम को क्या आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस डेटा को देखेंगे तो इस वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट, इस ग्राम को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ जो ग्राम के टर्म्स में डेटा दिया गया है, इसको आप चाहें तो सेंटीमीटर क्यूब में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और जहां आपने कन्वर्ट किया वहीं आपको मोलैरिटी की वैल्यू मिल जाएगी। मेरी बात को कहने का मतलब क्या है, इस चीज को आप यहाँ पर देखें। अगर आपने, एक बार फिर से समझें, अगर आपने डेंसिटी का ये लैंग्वेज समझा, क्या 1.006 जो वैल्यू दी गई है, 1.06 ये जो वैल्यू दी गई है, वो 1.06 ग्राम जो वैल्यू दी गई है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। और आपके पास ये भी डेटा दिया गया है 10 ग्राम KCl जो है ये क्या कर रहा है, 100 ग्राम सोल्यूशन बना रहा है। ये 100 ग्राम सोल्यूशन बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, यानी इस ग्राम वाले डेटा से आप वॉल्यूम बनाने में यहाँ पर मदद ले सकते हैं, और इसी की मदद से आप यहाँ पर डेंसिटी का फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम बनाएंगे और यहाँ पर इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये मोल्स में कन्वर्ट करने में आपको मदद कर देगा। यहाँ पर देखिए ये डेटा जो है आपको मोल्स में बनाने में मदद कर देगा, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम के कन्वर्जन में मदद मिल जाएगा। इस तरीके से आप मोलैरिटी आसानी से बना सकते हैं। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मैं इसलिए इतना स्ट्रेस दे रहा हूं ताकि आप डेंसिटी को डिकोड कर सकें, और जब कभी भी आपको मोलैरिटी के बीच में कन्वर्जन की बात करें, आपसे मोलैरिटी के टर्म्स में कन्वर्जन की बात करें, आप आसानी से क्वेश्चन बना सकें। इसलिए मेरी ये कोशिश रही है कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर सकें। चलते हैं एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का तो सोल्यूशन मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले डेंसिटी का जो मैंने आपको डेटा बता रखा उसको हमेशा के लिए अपने दिमाग में याद रखिए। डेंसिटी क्या कर रहा है, ये एक इंटर रिलेशनशिप हमें प्रोवाइड कर रहा है। डेंसिटी क्या कर रहा है, एक आइडिया दे रहा है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। इसमें क्या है, जैसे अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में ही कह दिया गया 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब ये है सोल्यूशन का 1.06 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। यानी आप इसी डेटा की मदद से जहां जैसे जरूरत पड़े वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जैसे चाहें। मोलैरिटी के लिए, मोलैलिटी के लिए, कोई भी हो, मोल फ्रैक्शन के लिए, ये डेंसिटी का डेटा अगर आपको दे दिया गया और अगर कहीं कोई इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करने वाली है तो ये अपने आप में आसानी से इसको कन्वर्ट करने में मदद करेगा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं मोलैरिटी का क्या इंपॉर्टेंस होगा हमारे लिए इस चैप्टर में। तो मैंने आपको बताया ना कि हमें यहाँ पर ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट को सीखना है। इस चैप्टर में हम ऑस्मोसिस क्या है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे, और वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के मेजरमेंट के दौरान हम देखेंगे मोलैरिटी का रोल होगा। वहां पर पाई इज इक्वल टू CRT का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वहां पर हम मोलैरिटी का रोल देखने को पाएंगे। तो ध्यान में रखना है, मोलैरिटी को अगर आप यहां पर लगा लेते हैं तो आगे जब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑस्मोसिस के और ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में जब आप करेंगे तो बहुत आसानी से इसके बारे में समझ पाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं और अगले कॉन्सेप्ट पर। और यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा क्या है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या है, एक टर्म होता है फॉर्मेलिटी, ध्यान से समझिएगा। हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी, उसी तरीके से फॉर्मेलिटी होता है। आगे बढ़ने से पहले आपको समझना जरूरी है, थोड़ा सा कई बार लोग पूछ लेते हैं और बेसिक टर्म है ये। जैसे आप मोलैरिटी की बात करते हैं, उसी का एक भाई है, उसी का आप समझ लीजिए एक तरीके से ब्रदर है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होता है उसको देखते हैं। जैसे मोलैरिटी को हम बात करते हैं तो उसमें हम आमतौर पर जो सॉल्यूट होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, इस तरीके की हम बात सोच करके बात करते हैं। जबकि फॉर्मेलिटी एक सही टर्म है जब हमारा सॉल्यूट आयनिक कंपाउंड हो। मेरे कहने का मतलब क्या है, इस चीज को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअल में होता क्या है, आप मोलैरिटी में क्या कहते हैं, मोल्स डिवाइडेड बाई, वहां पर आप मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम की बात करते हैं। यहां पर आप क्या करते हैं, यहां पर आप मोल्स नहीं कह करके आप फार्मूला मास की बात करते हैं। फार्मूला मास के टर्म्स में आप मोल्स को कन्वर्ट करके फिर आप बात करते हैं। मेरी बात को कहने का मतलब क्या है, इस चीज़ को भी मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखिएगा, फिर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी के बीच में क्या डिफरेंसेस है। अगर मैं आपसे कहूँ आइडियल वे में, मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पर HCl की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप HCl की जब बात होती है तो अगर आप HCl का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं तो आप जानते ना, इसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की आइडेंटिटी आपको देखने को मिलती है मॉलिक्यूल्स के लेवल पर। मैंने आपसे कहा ना, साइंस का स्टूडेंट जब भी बात करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स के लेवल पर, पार्टिकल्स के लेवल पर जाकर के बात करते हैं। और यहाँ पर जब आप मोलैरिटी लेते हैं तो आप क्या कहते हैं, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। क्या कहते हैं,
मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड्स में आइडियली मॉलिक्यूल्स की आइडेंटिटी होती है। यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं और हर पार्टिकल की अपनी एक, हर मॉलिक्यूल की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी आपको देखने को मिलती है। लेकिन क्या यह बात आपको NaCl के क्रिस्टल में देखने को मिलेगा? क्या आप NaCl के क्रिस्टल जब आप बनाते हैं Na+, मैं पहले Na+ बना देता हूँ, उसके बाद आप को क्लोराइड आयन बना करके दिखा दूंगा। इसके बाद क्लोराइड आयन को बनाता हूं और फिर मैं पूछूंगा कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या आप उसकी आइडेंटिटी बता सकते हैं? यहाँ देखिए क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। चलिए अब यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन इसका है या इसका है या इसका है या ऊपर वाले का है, इस तरीके की अगर लैंग्वेज पूछी जाए तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, आयंस इतना पास होते हैं ना, इतना पास होते हैं, कौन किसका है ये आप नहीं बता सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ स्लाइड में आप देखें, यहाँ पर जो क्लोराइड आयन, किसी भी क्लोराइड आयन को आप अगर आप फोकस करेंगे तो आप कभी नहीं बता सकते वो किस सोडियम आयन के साथ जुड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे बहुत क्लोजली अटैच्ड हैं। जबकि इसके अपोजिट आप यहाँ पर देखें, जब इसके अपोजिट आप बात कर रहे हैं HCl में, तो आप आसानी से कह सकते हैं ये H, कौन सा H किस Cl के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तो इसीलिए जब हम फॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो वहां पर हमें क्लियर कट आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी की नहीं मिल पाती है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम एक मिनिमम रिपीटेटिव यूनिट देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, हम मिनिमम रिपीटेटिव यूनिट को देखने की कोशिश करते हैं और कहते हैं यही मिनिमम रिपीटेटिव यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरीके का हम बात यहाँ पर कहने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए NaCl है, यही बार बार एक इंटाइटी है जो बार बार रिपीट हो रही है। इसीलिए जब हम फॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो उसमें मिनिमम रिपीटेटिव यूनिट की बात करते हैं। ओवरऑल अगर हम कहें तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं घबराना है कि यहाँ पर फॉर्मेलिटी क्या नया चीज़ हो, बिल्कुल नहीं, ये मोलरिटी के जैसा ही है। लेकिन यहाँ पर अगर बहुत कोई स्पेसिफिक हो करके आपसे पूछे कि फॉर्मेलिटी होता क्या है, तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में सही टर्म होगा, मोलरिटी का सही टर्म होगा अगर आप आयनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल जैसी आइडेंटिटी नहीं होती है, एक मिनिमम रिपीटेटिव यूनिट होती है जो बार बार रिपीट होती है। अब आप सोचेंगे इतना सारा सब कुछ बात करने का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। अगर आप समझना चाहते हैं तो ये बात है, वरना दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपने देखा होगा KCl के लिए आपको मोलैरिटी ही बोला गया था, NaCl के लिए आपको मोलैरिटी ही बोला गया था। तो अधिकतर मामलों में मोलैरिटी ही टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत सही तरीके से बोलना चाहते हैं तो वो फॉर्मेलिटी होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पर एक बेसिक आइडिया मिला, जिसमें नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास, हम इस तरीके से कहते हैं डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर आप जब कभी भी बात कर रहे हैं तो ग्राम फार्मूला मास की बात करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर वो उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं जैसा आप वहां पर करते हैं। कहां पर? मोलैरिटी के टर्म्स में। हालांकि दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पर भी सेम वही लैंग्वेज आप यूज करेंगे, सेम वही बात कहेंगे। अगर मान लीजिए कोई कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। जैसे अगर NaCl की बात कर रहे हैं ना, तो NaCl का मास कितना है, सिंपल सी बात है, और उसका फार्मूला मास कितना है। फार्मूला मास या वही मॉलिक्यूलर मास आप कह सकते हैं। फार्मूला मास इसलिए यहाँ पर बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स की आइडेंटिटी नहीं होगी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए इतना सारा कहानी गाया गया है। तो कहानी के इतने लंबे चौड़े लैंग्वेज से आपको घबराना नहीं है। फॉर्मेलिटी एक्चुअली मोलैरिटी ही है, लेकिन बहुत स्पेसिफाइड होकर के कहते हैं। तो फॉर्मेलिटी जो था आयनिक कंपाउंड्स के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की आइडेंटिटी नहीं होती है, आयंस की आइडेंटिटी होती है। और आयंस इतने करीब होते कि इसमें हमें एक मिनिमम रिपीटेटिव यूनिट के बारे में बात करना होता है। इतनी सी बात हमें ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं, हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें ध्यान में ये रखना है कि फार्मूला मास जो होता है वो मोल्स के इक्विवेलेंट है मोलैरिटी के। तो फार्मूला मास, नंबर ऑफ फार्मूला मास जब कभी भी कह रहे हैं तो घबराना नहीं है, वो मोल्स ही है जो मोलैरिटी में यूज किया जाता था। और फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी वही है जैसा आप मोलैरिटी को कहते हैं, और इसलिए अधिकतर मामलों में फॉर्मेलिटी ना बोल करके मोलैरिटी बोला जाता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर देखिए वही जो मैंने आपसे कहा, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स की हम बात करते हैं, मोलैरिटी। अब इसके बाद अगला हमारा क्वांटिटी होगा। एक्चुअल में मैंने आपको दो अभी रिप्रेजेंटेशन सिखाया, एक कौन सा, एक मैंने आपको मोल फ्रैक्शन बताया, दूसरा मैंने आपको मोलैरिटी बताया। दोनों का एप्लीकेशन आगे इस चैप्टर में है, ये बात भी मैंने आपको बताया। इसी तरीके से मोलैलिटी जो है इसका भी इसी चैप्टर में आप एप्लीकेशन देखेंगे। कैसे एप्लीकेशन होता है उस चीज को समझें। यहां पर क्या होता है कि आगे चल करके हमें बात करना है बॉइलिंग पॉइंट के टर्म्स में, और हमें बात करना है फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म्स में।
और होता क्या है कि जब कभी भी बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें यह देखना होता है कि सॉल्यूट ने बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस पैदा किया। ऐसे ही सॉल्यूट के ऐड किए जाने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिफरेंसेस पैदा हुआ है, इस बारे में हमें बात करनी होती है। बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बताया कि सॉल्यूट जब ऐड होते हैं तो जो बनने वाला सोल्यूशन होता है वो ओरिजिनली जो सॉल्वेंट होता है और बाद में जो सोल्यूशन बनता है, सॉल्वेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज सोल्यूशन बनने के बाद चेंज हो जाती है। इसको ऐसे समझें, अभी आप बैचलर हैं, बाद में जब शादी हो जाएगी, जब आपकी शादी हो जाएगी तो उस समय आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। तो वैसे ही होता है कि यहाँ पर क्या होता है, सॉल्वेंट जो प्योर होता है जब उसमें आप सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। उसी चेंजेस को सीखने के लिए उसमें बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजेस आएगा, पहले प्योर वाटर का कितना बॉइलिंग पॉइंट था, जब उसमें शुगर ऐड कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या अंतर आया, पहले प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, जब उसमें आपने शुगर ऐड कर दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया। इस चीज़ को जब आप सीखने की कोशिश करते हैं ना तो उस समय आपको मोलैलिटी के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। और आगे इस चैप्टर में हमें मोलैलिटी का रोल देखना है, इसलिए हम यहाँ पर मोलैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोलैलिटी होता क्या है? मोलैलिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन को जो प्रिपेयर किया जाता है उसमें n मोल्स किसी सॉल्यूट का w kg ऑफ सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है। अभी तक जितनी भी बातें हमने डिस्कस किया था, ध्यान में रखिएगा, अभी तक जितनी भी बातें हमने डिस्कस किया, मोल फ्रैक्शन को सिर्फ छोड़ दिया जाए, मोल फ्रैक्शन को सिर्फ छोड़ दिया जाए, बार बार मैं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप याद कर लें। मोल फ्रैक्शन को केवल छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने ओल्ड तरीके थे जिसमें W/W, V/V, W/V, मोलैरिटी, जितने भी तरीके आपने सीखे, इसमें क्या था, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आपके पास सोल्यूशन था, टोटल सोल्यूशन था, उसमें आप बता रहे थे, ऑलरेडी बने बनाए सोल्यूशन में आप बोल रहे थे, बने बनाए सोल्यूशन में आप बोल रहे थे इतना ग्राम घुला हुआ है। जबकि मोल फ्रैक्शन में आप अलग अलग बात करते हैं। क्या अलग अलग बात करते हैं? मैंने बोला था ना, फ्रैक्शन के टर्म्स में आप बात करते हैं। सॉल्यूट का कितना मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट का कितना मोल फ्रैक्शन, उसको आप अलग अलग बात करते हैं। सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होगा। मोलैलिटी के टर्म्स में जब आप बात करते हैं, क्या मोलैलिटी के टर्म्स में जब आप बात करते हैं तो यहां पर आप सॉल्यूट को अलग बताते हैं और सॉल्वेंट को अलग बताते हैं। यहां पर टोटल सोल्यूशन की कोई आइडेंटिटी के बारे में आप बात नहीं करते हैं, वैसे ही जैसे आपने मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बात नहीं किया था। चलते हैं, देखते हैं यहां पर क्या हमें सीखने को मिलेगा। तो ध्यान में रखना है कि यहां पर हम बात करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, बात ध्यान से समझिएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वो भी किस में डिसॉल्व किया गया है, केजी ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं, सोल्यूशन की बात नहीं है। बात ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या है, केजी ऑफ सोल्यूशन की बात नहीं है। और इसी बात को फोकस करते हुए आपको समझना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी यहाँ पर मेंटेन रहती है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी। यहाँ पर देखिए, आप क्लियरली देख पा रहे हैं, आप क्लियरली यहाँ पर समझ पा रहे हैं सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, और यहाँ पर मैंने शायद ये इसको आप सही कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्वेंट होगा ना, केजी ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे तो आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पर क्लियर कट केजी ऑफ सॉल्वेंट की बात होगी। तो दोनों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर देखने को मिलती है। इस चीज को आप फोकस करेंगे, यहाँ पर कितना मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व किया गया है, कितने केजी ऑफ सॉल्वेंट में, ये आपकी एक इंडिविजुअलिटी है जिस पर फोकस करते हुए मोलैलिटी के बारे में हमें बात करना है। तो चलते हैं, देखते हैं इसका फार्मूला कैसे बनेगा और इसमें हमारे पास क्या क्या फैक्ट्स याद रखने हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसको फोकस करूंगा, फिर आप देख पाएंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए ये फार्मूला बताया गया, और इसका रोल कहाँ पर हम देखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जब हम चेंजेस देखेंगे, किसी सोल्यूशन के बनने पर क्या क्या चेंजेस होते हैं, उस समय इस फार्मूले की हमारे पास ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम इसको फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं मोलैलिटी का हमारे लिए इस चैप्टर में, इस यूनिट में इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने आपको बताया हमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर कई तरीके के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, सॉल्वेंट का जो होता है, और ये सारी चीजें मोलैलिटी के फार्मूले की मदद से ही कैलकुलेट की जाती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बार बार बोला है, क्या बोला है, इस चैप्टर में आगे बढ़ना है तो आपको मास नहीं देखना है, आपको मोल्स नहीं देखना है, आपको पार्टिकल्स देखना है। बात समझिए, आपको मास नहीं देखना है, मोल्स नहीं देखना है, आपको पार्टिकल्स को देखना है। और वो प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो पार्टिकल्स के वजह से चेंज होती हैं,
उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो यहां पर एक बार फिर से सुन लीजिए, सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड करने के बाद चेंज हो जाती हैं। जैसे यहां पर बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाले चेंजेस की बात मैंने आपसे कहा, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऐसे ही वेपर प्रेशर के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां पर भी पार्टिकल्स के नंबर के वजह से वो सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। इन सारी चीज़ों को मैं आगे इस चैप्टर में जब बढ़ूंगा तब आपके साथ डिस्कस करूंगा, वहां पर बहुत सारे डिटेल में इन सारे फैक्ट्स को समझने का मौका मिलेगा। तो देखेंगे, पहले देखते हैं कुछ ऐसे फार्मूले जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेंगे। मोलैलिटी के बेसिस पर कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर आप आसानी से देख पा रहे हैं आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है यहाँ पर वैल्यूज जो दी गई हैं, टोटल जो आपके पास यहाँ पर जो दिया गया सॉल्यूट है, जो आपके पास यहाँ पर सॉल्यूट का आपको मास दिया गया और इसके अलावा जो आपके पास बेंजीन है उसके मास को दिया गया। तो सॉल्यूट का आप मोल्स निकालेंगे, यहाँ पर इथेनोइक एसिड का आपके पास मोलर मास है, उसका वेट दिया गया, उससे आप उसका मोल्स निकालेंगे और डिवाइडेड बाय जो बेंजीन जिसमें डिजॉल्व किया गया उसके वेट को आप केजी में बदलेंगे और मोलैलिटी आप निकाल लेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप करिएगा ट्राई। यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन आप आसानी से बना सकते हैं। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड अगला क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको देखना होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, क्वेश्चन पूछा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन एक्वस सोल्यूशन इज 0.02 एंड डेंसिटी इसका दिया गया है और ये जानना चाहते हैं इसका मोलैलिटी और मोलैरिटी क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या है इसका मतलब, लैंग्वेज को पहले ओपन करना सीखते हैं। यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था ना, जब कभी भी आपको मोल फ्रैक्शन दिया गया इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन, इसका रोल यहां पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहां पर ये कह रहा है इथेनॉल CH3OH का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.02 है। जाहिर सी बात है इसको वाटर में डिसॉल्व अगर किया गया, जिसके बारे में नहीं बताते हैं, एक्वा सोल्यूशन बोल दिया ना, तो यानी ये वाटर में ही डिसॉल्व किया गया। तो वाटर का कितना मोल फ्रैक्शन होगा उसको निकालते समय आप 100 माइनस 0.02 आप कर लेंगे। इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास ये मोल्स, अगर आप यहाँ पर मोल फ्रैक्शन अगर आप समझ सकते हैं तो यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं ये 1 के टर्म्स में, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हुआ, ये 100 नहीं है, ये 1 के टर्म्स में होता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब कभी भी आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं जो डेटा आप देखते हैं ये 1 के टर्म्स में देखते हैं, इसलिए 1.00 कर देते हैं, 1.00 माइनस 0.02। अब यहाँ पर आपने देख लिया, हमारे पास डेटा मिल गया सॉल्यूट का। अगर आप मोल के टर्म्स में रिलेशन बनाना चाहते हैं तो सॉल्यूट का कितना रिलेशन है और सॉल्वेंट का कितना रिलेशन है। इसके बाद आपको डेंसिटी भी बता दिया गया है। डेंसिटी क्या बताया गया, अगर आप टोटल मोल्स अगर आप समझें सोल्यूशन का टोटल मोल भी दे दिया गया 1। ये रिस्पेक्टिव टर्म्स हैं। एक्चुअल में क्या है कि आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कैसे हम फ्रैक्शन का रोल यहाँ पर देख रहे हैं। जब आप सारी क्वांटिटी को 100 के टर्म्स में बोलते हैं तो उस समय क्या करते हैं, आप परसेंट की बात करते हैं। यहाँ पर जो आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप सीधे तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं 1 के टर्म्स में, यानी सोल्यूशन का अगर मोल 1 मान लिया जाए तो इसका कितना मोल होगा, इसका कितना मोल होगा, उस तरीके से टर्म्स आपको मिल गया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस मोल्स को उल्टा आप वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेट में। इसको आप कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, वेट में। और इन दोनों वेट को जब आप जोड़ देंगे तो सोल्यूशन का वेट आपको पता चल जाएगा, है ना। आप चाहें तो इससे सोल्यूशन का वेट पता चल जाएगा। अगर आप सिर्फ इस पर फोकस करेंगे तो आपको इसका वेट पता चल जाएगा, किसका, आपको सॉल्वेंट का वेट पता चल जाएगा, सॉल्वेंट का वेट पता चल जाएगा। सॉल्वेंट के वेट को जब आप केजी में लेंगे तो आसानी से आप मोलैलिटी का क्वेश्चन लगा सकते हैं। पता है ना, मोलैलिटी का फार्मूला यही तो कहता है कितना मोल डिसॉल्व किया गया है, कितने वेट में डिसॉल्व किया गया, ये बात कहते हैं। और जब आप सोल्यूशन का टोटल वेट निकाल करके, जब सोल्यूशन का टोटल वेट निकाल लेंगे, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन पता चल जाएगा, तो इसकी मदद से सोल्यूशन का टोटल आप वॉल्यूम पता कर सकते हैं। इसकी मदद से यहाँ पर आपको डेंसिटी का डेटा क्या करेगा, डेंसिटी का जो डेटा होगा वो सोल्यूशन के वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देगा। और जब सोल्यूशन का वेट वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्यूट का मोल आपको दिया गया है तो उसकी मदद से आप मोलैरिटी निकाल सकते। ट्राई करिएगा, ज़रूर से इसका आंसर आएगा। हमारी किताब का ये एग्जाम्पल है, आप मेरी किताब ज़रूर खरीद सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत सस्ती बुक है, फुल्ली कलर्ड बुक है और उसको समझाते हुए मैंने इस लेक्चर सीरीज़ को बनाया है। तो आप इसको जब फॉलो करेंगे तो आप देख पाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं और लगाने में दिक्कत तब होती है जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जब कॉन्फिडेंस होता है तो इस तरीके के क्वेश्चन को बना पाना बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो यहाँ पर आगे का
एक मिक्स्ड लेवल पर क्वेश्चन देखने की हम कोशिश करेंगे। अगला एग्जांपल जो है मिक्स प्रॉब्लम पर है और इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, 4 ग्राम ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 1 डेसीलीटर ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, इसके अलावा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH सोल्यूशन। इसमें मदद दी गई है डेंसिटी के डेटा की। तो आप देखें दिया क्या गया है, 4 ग्राम ऑफ NaOH जो डिसॉल्व किया गया 1 डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर को आपको ध्यान में रखना है ना, 1 डेसीलीटर का मतलब क्या होता है, 0.1 लीटर। तो सीधी सी बात यह कि 0.1 लीटर में कोई क्वांटिटी डिसॉल्व की गई है। इस बने हुए सोल्यूशन के 1 डेसीलीटर में कोई क्वांटिटी का कुछ ग्राम डिसॉल्व किया गया। इस डेटा की मदद से आप मोलैरिटी तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, अगर आप मोलैलिटी निकालेंगे, तो आपको कंपोनेंट्स को अलग करना होगा और कंपोनेंट्स को अलग करने में आपको डेंसिटी का डेटा मदद करेगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि डेंसिटी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो बहुत सारी चीज़ों का क्लू प्रोवाइड कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप डेंसिटी के बारे में जान गए तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। जैसे डेंसिटी यहाँ पर दिया गया है कितना, 1.038 ग्राम, और इसका मतलब ये है 1.038 ग्राम पर ml, यानी अगर आपके पास कहीं मास मिल जाए 1.038 ग्राम तो उसको आप 1 ml वॉल्यूम के बराबर मान सकते हैं, वो भी किसका, सोल्यूशन का। यहां पर जो डेटा दिया गया है ये सोल्यूशन के लिए कहा गया है। और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मैंने इतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाने की कोशिश किया है तो आप थोड़ी सी मेरी मदद करेंगे कि आप सोल्यूशन के टर्म्स में इंफॉर्मेशन जान गए। और यहां पर मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने सोल्यूशन के वॉल्यूम की जानकारी अगर आपके पास है तो उसको आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सॉल्यूट का कितना मास है उसके बारे में आपको पता है, तो सॉल्यूट का मास पता है, सोल्यूशन का मास आप बना सकते हैं डेंसिटी की डेटा की मदद से। कैसे, इसका डेटा आप यहाँ पर चले, आप देखिए इसमें देखने की कोशिश करें। अगर आप अपोजिट चलेंगे तो यहाँ पर तो आपको वॉल्यूम दिया गया है ना 1 डेसीलीटर, तो जाहिर सी बात है आप इसका अपोजिट जा करके चाहेंगे तो आप इसका एग्जैक्ट कितना मास होगा सोल्यूशन का वो पता कर लेंगे इस इंफॉर्मेशन की मदद से। और अगर सोल्यूशन का मास पता चल गया, सॉल्यूट का मास पता चल गया, तो सॉल्यूट के मास और सॉल्यूशन के मास के बीच के डिफरेंसेस से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट का मास निकल गया तो आप सॉल्वेंट का मोल निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं, इस तरीके से आप मोलैलिटी बता सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जहां आपको मास मिल गया कंपोनेंट्स का, वहां पर आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करिएगा, मेरी किताब में ये क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में इसको हमने समझाने की वहाँ पर कोशिश की है। तो इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा ये चीज़ आपने देख लिया। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव कॉर्नर्स पर बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर भी बात करेंगे। तो इसमें कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जितने तरीके हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सिंपल होता है अगर आप बेसिक फैक्ट्स को जानते हो। जैसे क्वेश्चन दिया गया 25 ml ऑफ 3 मोलर HNO3 सोल्यूशन मिक्स किया गया 75 ml ऑफ 4 मोलर HCl के साथ, और रिजल्टिंग सोल्यूशन का मोलैरिटी ये जानना चाहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपसे कहा है जब कभी भी आपको मास दिया गया हो सॉल्यूट का तो उसको आप मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। मोल्स में आप कन्वर्ट करते हैं तो आप पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, तो सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स डिसॉल्व किए गए हैं उसका आइडिया आपको मिल जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर आप करेंगे और यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें आपके पास इंफॉर्मेशन किस तरीके से दी गई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो पहली इंफॉर्मेशन जिसको मैंने ब्राउन कलर से दिखाया है, तो आप जानते हैं ना मोलैरिटी, मोलैरिटी का फार्मूला क्या कहता है, मोलैरिटी का फार्मूला कहता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आप मोल्स निकालना चाहते हैं, अगर आप मोल्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, वॉल्यूम और मोलैरिटी के बीच में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वॉल्यूम और मोलैरिटी के बीच में आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसके द्वारा आपको मोल्स ऑफ HNO3 के बारे में पता चल जाएगा। HNO3 के कितने मोल्स होंगे वो आपको पता चल जाएगा। मोल्स है क्या, क्वांटिटी ही तो है, वो अपने भीतर पार्टिकल्स के बारे में जानकारी देती वो अलग बात है। लेकिन आपने क्या किया, मोल्स इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी आपने पता कर लिया, किसका, HNO3 का। सेम फार्मूला आप अप्लाई करेंगे किसके लिए, HCl के लिए। आप देखें यहाँ पर HCl के लिए आप यही बात फोकस कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं HCl के लिए जब आप देखेंगे तो HCl का आपको मोलैरिटी दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, तो इससे आप मोल्स के बारे में पता कर सकते हैं। और इन दोनों के द्वारा अगर आपको दोनों की क्वांटिटी पता चल गई इन टर्म्स ऑफ मोल्स, अगर आपको दोनों की क्वांटिटी पता चल गई, इसके भी मोल्स पता चल गए, इसके भी मोल्स पता चल गए, दोनों के मोल्स आप जोड़ लीजिए, आप दोनों के मोल्स जान गए। इसके अलावा आपको यह भी पता चल गया कि दोनों का वॉल्यूम ऐड ऑन हो जाएगा। कैसे, यहां पर देखिए इसने कहा 25 ml, यहां पर कहा 75 ml, तो दोनों के मोल्स पता चल गए, दोनों के मोल्स को आपने ऐड कर दिया, दोनों की जो
सॉल्यूट की क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मोल्स आपने उनको ऐड कर लिया और ओवरऑल बनने वाले सोल्यूशन का वॉल्यूम आपने पता कर लिया। कैसे? आप यहां पर देखिए ना, बहुत सिंप्लीफाइड है। कभी भी एग्जाम में कोई आपसे अपर लेवल की क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए वॉल्यूम आपको मिल गया, यहां पर आपको वॉल्यूम मिल गया। दोनों वॉल्यूम सोल्यूशन का जब आप मिलाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, दोनों के वॉल्यूम ऐड होंगे और दोनों के आपने यहां पर दोनों के सॉल्यूट के आपने मोल्स निकाल लिए। आपने क्या किया? आपने दोनों के सॉल्यूट के मोल्स निकालने का टेक्निक सीख लिया है। कैसे सीखा है? आप देखिए यहां पर मोल्स जो सॉल्यूट के होंगे उनकी क्वांटिटीज आपने निकाल लिया। दोनों के मोल्स को ऐड कीजिए, दोनों के वॉल्यूम को ऐड करिए और मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन की मोलैरिटी बन जाएगा। इस तरीके का अगर आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आ गए तो बड़े से बड़े न्यूमेरिकल को ट्विस्ट करना आपके लिए, वहां पर उन क्वेश्चन को आसानी से, जो भी ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट होंगे उनको खोल पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मेरा पूरी कोशिश रहती है कि आप अच्छे तरीके से एक बार सीख जाते हैं ना कॉन्सेप्ट, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप डरेंगे नहीं। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। इसीलिए मैंने इसके बारे में कोशिश किया और कंपटीशन में पूछे गए इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनको आप आसानी से बना सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, दूसरा ऑप्शन देखें कितने मोलर है। इसमें से आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। अगर प्रॉब्लम आती है तो ये हमारी बुक में दिया गया क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, समझा सकते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन किसी सॉल्यूट का जानना चाहते हैं और सोल्यूशन की मोलैलिटी दी गया है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, अगले क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कह रहे हैं 1 मोलल, स्मॉल m से दिखाया है तो मोलल होता है, तो यहाँ पर 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, लैंग्वेज को ओपन करते हैं, लैंग्वेज को ओपन करेंगे, मोलैलिटी का अगर आपको फार्मूला पता होगा तो अपने आप समझ लेंगे। इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को आपने ऐड किया है, किसमें ऐड किया है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को आपने ऐड किया है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। ये आपको इंफॉर्मेशन पता चल गया और वो भी सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। बहुत ही सिंपल अब इंफॉर्मेशन हो गया। सॉल्वेंट क्या है आपका, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। अब वाटर का 1000 ग्राम आप सोच सकते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन को ओपन करते चलिए, 1000 ग्राम किसका है, वाटर का है। 1000 ग्राम वाटर के कितने मोल्स बनेंगे वो आप निकाल लेंगे। यहाँ पर इसका मोल तो आपको पता ही है, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का भी मोल आप निकाल लेंगे और उसके द्वारा आप इसका मोल फ्रैक्शन आसानी से बता सकते हैं। चारों ऑप्शन देखिए, नहीं पता चलेगा तो आप हमारी बुक में इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस रखिए। इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, आप देखें पहला ऑप्शन क्या है। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन आप देखें, मैच करिए कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा। ये ऑल इंडिया पीएमटी जब होता था उस समय ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर।